नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कंझावला मामले की जांच लगातार जारी है। अब तक बहुत से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुके हैं जो कि ये केस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पुराना सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आया है जो न्यूज 18 इंडिया अब आपको दिखाएगा। और ये वीडियो बताता है, ये सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि अंजलि का पहले भी एक बार एक्सीडेंट होते होते बचा। बाल बाल उस एक्सीडेंट में अंजलि बची थी और उस वक्त भी अंजलि उसी स्कूटर पर सवार थी जिस स्कूटर के ऊपर अंजलि 31 दिसंबर की रात को सवार थी। ये अलग बात है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ये जिस वक्त का है तब अंजलि भाग्यशाली रही थी और एक्सीडेंट में उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 16 जुलाई 2022 का ये फुटेज बताया जा रहा है। 2022 का ये है, 16 जुलाई का ये है जबकि एक्सीडेंट हुआ था अंजलि का। स्कूटर को बहुत रफ्तार से सीसीटीवी फुटेज में अंजलि चलाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा रास्ते में खुला हुआ मैनहोल था जिससे टकरा गई अंजलि की स्कूटर और फिर उसके बाद उछलकर स्कूटर समेत काफी दूर अंजलि जाकर गिरते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। लेकिन गनीमत यह थी कि तब अंजलि को कुछ हुआ नहीं था, सौभाग्यशाली वो थी, उस वक्त वो बच गई थी। लेकिन इसी स्कूटर पर सवार होकर 31 दिसंबर की रात को जब अंजलि निकली थी तब उसी भाग्य ने साथ अंजलि का नहीं दिया था और दर्दनाक हादसा होता है, वो हादसा होता है, विभत्स हादसा होता है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। तो 6 महीने पहले अंजलि का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया, चोट लगी थी अंजलि को, जान बच गई थी पर चोट अंजलि को आई थी सिर पर, पेट में, गर्दन पर, इन सभी जगह पर अंजलि को चोट उस वक्त लगी थी। इसके अलावा इलाज के लिए दिल्ली के ही रघुबीर नगर इलाके के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल में अंजलि को उस वक्त एडमिट कराया गया था। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी भी इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आनंद, ये अब एक पुराना सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, क्या इसे महज इत्तेफाक माना जाए? अगर आप स्कूटर चला रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले भी कभी आपका एक्सीडेंट हो रहा हो, या फिर ये माना जाए कि उस वक्त कोई लापरवाही रही होगी। ये सीसीटीवी फुटेज का मिलना क्या केस में भी किसी तरह से मददगार साबित हो सकता है? आनंद जी देखिए शालिनी, इस सीसीटीवी फुटेज का कंझावला केस से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई थी कि अंजलि के ऊपर पहले भी क्या जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। उस पर दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा है कि अंजलि ने शराब पी के गाड़ी चलाई थी और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट जो न्यूज 18 इंडिया में देख रहे हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई है कि वो अल्कोहल पी के गाड़ी चला रही थी और उसने खुद से इस गाड़ी से जो है वो अपना एक्सीडेंट किया था। तो दिल्ली पुलिस ने जो इस तरह की खबरें आ रही थी उसे सिरे से खंडन किया, उनका खारिज किया है। और दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो अपने जो 304 की थ्योरी है उसे कोर्ट में साबित करने के लिए लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जो निधि है, निधि ने जिस तरह के उसके पुराने जो उसके क्राइम रिकॉर्ड हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। उसको जिस तरह से वो आगरा में ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी, गांजा के साथ, और तेलंगाना से वो ड्रग्स लेके आ रही थी, उस मामले को भी पुलिस रूल आउट कर रही है। उस एंगल पे पुलिस की जो थ्योरी है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये 6 महीने पुराना है, जब अंजलि खुद से जो गाड़ी है वो डिसबैलेंस होकर उसकी टकरा जाती है और उसके बाद वो एक्सीडेंट में उससे चोट भी आती है। लेकिन उस वक्त अंजलि शराब पी हुई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस सीसीटीवी फुटेज और उस घटना से कंझावला केस का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसका इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे आनंद ने अभी आपको बताया, 304 वाली धारा की जो थियरी है अभी उसी के ऊपर पुलिस आगे काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो वही खड़ा है, निधि उस वक्त मौजूद थी जब ये पूरी वारदात हुई, जब ये पूरी घटना घटी, एकमात्र वो चश्मदीद, लेकिन उसी की बातों में हेरफेर है। जो बात वो कह रही है उस बात का खंडन अंजलि का बॉयफ्रेंड कर चुका है। तो ये जो पूरी मिस्ट्री है आज तक सुलझ नहीं पाई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को आखिर हुआ क्या था, अब तक पुलिस ये बताने में नाकामयाब है। जबकि कई सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं, आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है, बावजूद इसके हुआ क्या था सबसे बड़ा सवाल।
गिरफ्त में 7 आरोपी, 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, दस से ज्यादा चश्मदीद। फिर भी कंझावला केस की थ्योरी पूरी तरह से उलझी हुई है। जब जब नया सीसीटीवी सामने आता है, एक नए किरदार की एंट्री हो जाती है और फिर शुरू होती है नई कहानी। किरदार कई, कहानी नई। अंजलि की मौत के मामले में अब एक नए किरदार की एंट्री हुई है, जो एक सीसीटीवी वीडियो में नजर आया। उस लड़के के साथ अंजलि और निधि भी दिखी, जो स्कूटर पर बैठ कर आती दिखी, और फिर वो लड़का अंजलि और निधि को छोड़कर चला गया। दावा किया जा रहा है कि जो नया वीडियो सामने आया है उसमें अंजलि और निधि अपने घर से होटल जाने के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वो होटल जाने से पहले किसके साथ थी और कहां थी, जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मामले में जो एक और सीसीटीवी सामने आया है उसमें एक लड़का स्कूटर से अंजलि और निधि को उनके घर पर ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो 31 दिसंबर शाम करीब 7 बजे का है। वीडियो में स्कूटर लड़का चलाता दिखा। स्कूटर पर बीच में अंजलि बैठी थी और पीछे निधि। वीडियो अंजलि के घर के बाहर का बताया गया। स्कूटर से उतरकर निधि गली में चली गई। फिर अंजलि और वो लड़का कुछ बातें करते रहे। इस दौरान लड़के को अंजलि ने कुछ सामान दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का नजर आ रहा है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो अंजलि का दोस्त थे। वही दोस्त अंजलि और निधि को उनके घर भी ड्रॉप करने जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज में अंजलि उस लड़के से घर के बाहर बात करती नजर आ रही है और उसके बाद वो अपने जेब से कुछ निकालकर उस लड़के को देती भी है, जिसके बाद वो लड़का तेज रफ्तार से स्कूटर लेकर वहां से चला गया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जो अंजलि के घर के बाहर लगे सीसीटीवी का है, जिसमें करीब 10 से 15 मिनट बाद अंजलि और निधि लौटी और उसने वहां खड़े स्कूटर को स्टार्ट किया। घर से निकलते वक्त अंजलि ने ही स्कूटर चलाया और फिर उसके पीछे निधि बैठ गई और दावा किया गया कि अंजलि और निधि दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकल गई। होटल के बाहर कौन आया था? यही नहीं, 31 दिसंबर की रात जिस होटल में अंजलि और निधि न्यू ईयर पार्टी मनाने गई थी, उस होटल के बाहर अंजलि आई थी और फिर सड़क पार करके दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों से मिलने गई थी। इस दौरान अंजलि और उन लोगों में काफी देर तक बात हुई थी और फिर वापस अंजलि अंदर चली गई थी। होटल के बाहर के भी कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें अंजलि होटल के बाहर खड़ी नजर आ रही है और वो कुछ लोगों से बात कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अंजलि किन लोगों से बात करने के लिए होटल से बाहर आई और वो लोग किस मकसद से होटल के बाहर खड़े थे। होटल के बाहर के अलग अलग वक्त के वीडियो है और दावा किया जा रहा है कि ये सारी वीडियो 8 साढ़े 8 बजे के करीब के हैं। कई बार अंजलि होटल से बाहर गई, कुछ लोगों से अंजलि ने बात की। इस दौरान अलग अलग गाड़ियों से लोग आए थे। सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग थे जो रात के वक्त अंजलि से मिलने आए थे? यानी अंजलि की मौत के मामले में एक दो नहीं, कई किरदार हैं जिनसे पूछताछ होना बाकी है, जिससे पता चल सके कि आखिर 31 दिसंबर की रात को अंजलि के साथ क्या हुआ था। तो अंजलि मौत मामले में जितने भी किरदार थे उन सबसे हमने आपको मिलवा दिया। जितने सीसीटीवी फुटेज थे वो सब हमने आपको दिखा दिए। कुछ किरदार को हम ढूंढ कर भी लाए, जैसे अंजलि का बॉयफ्रेंड, लेकिन इन सब के पीछे एक किरदार जो संदेहास्पद सबसे ज्यादा है वो है अंजलि की सहेली निधि। ये सहेली अब पहेली बनी हुई है और यही वजह है कि परिवार को भी इसके ऊपर यकीन नहीं है। अंजलि के परिवार को निधि के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है, इसलिए अंजलि का परिवार ये कह रहा है कि निधि झूठ बोल रही है। अंजलि के परिवार का ये कहना है कि तमाम कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए ताकि झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ सके। वो बातें जो छिपाने की कोशिश निधि कर रही है, अपने को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर पर्दा तभी उठ पाएगा जब कॉल डिटेल निकाली जाएगी। क्या कह रहा है अंजलि का परिवार, सुनिए। निधि सरासर झूठ बोल रही है, पहली बात, क्योंकि जहां निधि ने बोला कि अंजलि ने काफी ड्रिंक कर रखी थी, बट वो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया, पहली बात। दूसरी चीज उसने बताया हमने एक ही रूम लिया था, वो भी अंजलि की आईडी पे, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन में जब पता चला तो निधि की आईडी थी। दूसरा, फिर आज देखते हैं कि अंजलि का कोई फ्रेंड वगैरह कोई आगे आया है न्यूज में, तो मैंने देखा कि उसने बताया कि हमने 2 रूम लिए थे। तो सरासर निधि झूठ बोल रही है, आपको पता है।
अंजलि के परिवार का ये कहना है कि निधि झूठ बोल रही है और ये जो अंजलि का परिवार बात कह रहा है उसके पीछे अब कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं। वो क्या वजह है कि निधि के ऊपर परिवार भरोसा नहीं कर पा रहा है तब, जबकि निधि ये कह रही है कि वो अंजलि की दोस्त है, तो बेटी की दोस्त पर भरोसा क्यों नहीं? इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि किस तरह से निधि पूरी तरह संदेह के घेरे में है। न सिर्फ आज बल्कि आज के पहले भी निधि के ऊपर केस दर्ज हो चुका है और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला ड्रग पेडलिंग से जुड़ा हुआ। ये अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 2020 का ये मामला है जब ड्रग्स के केस में आगरा से गिरफ्तारी निधि की हुई थी। तेलंगाना से ट्रेन के जरिए गांजा लेकर के आते हुए पकड़ी गई थी निधि। उस वक्त 2 साथी भी उसके थे। निधि के साथ समीर और रवि नाम के 2 लड़कों की भी गिरफ्तारी हुई थी। ये जो पूरा मामला है 6 दिसंबर 2020 का है और अभी तक निधि जो बाहर है, जो अंजलि के साथ घूम रही थी, जो न्यू ईयर पार्टी मनाने की सारी बात कही जा रही है और निधि जो कैमरे के सामने अब आकर के बातें बोल रही है। आपको बता दें निधि तब से आज तक 6 दिसंबर 2020 से आज तक जमानत पर बाहर है। मिशन झारखंड पर गृहमंत्री अमित शाह। झारखंड के चाईबासा में अमित शाह ने बड़ी रैली की। झारखंड की हेमंत सरकार पर अमित शाह का बड़ा हमला। मेयर चुनाव पर दिल्ली में सियासी घमासान। कल सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी का राजघाट पर धरना। आम आदमी पार्टी का एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पहाड़ों पर दरार संकट के बीच जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हेलीकॉप्टर से किया हवाई सर्वे। प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का भी जायजा लिया। प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने राहुल जी का बयान सुना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आप ये कोट क्यों पहने? आपको सर्दी लग रही है? नहीं, आप सर्दी से डरते हैं। दिल ये तुमको देख के बोला, सर्दी से तन मन है डोला। कुछ तो जादू है भाई सच में, तुमने जो पहनी है उसमें मुझको भी टी शर्ट दिला। ये पता है सबको, आप हाथ मलते ही रहेंगे, भाजपा वालों से आप जलते ही रहेंगे। एक बात कांग्रेसियों आज बता ही दीजिए, आप 24 में रुकेंगे या 29 तक चलते ही रहेंगे? मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था, लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए। उधर गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले उसके कमांडर शेख सज्जाद गुल जुकी को आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को भी आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था और तब से यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के इशारों पर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। उधर पुतिन के 36 घंटों के सीज फायर के ऐलान पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तंज कसा। उन्होंने युद्ध विराम को मजाक उड़ाते हुए यह कह दिया कि पुतिन यूक्रेन के हमले से त्रस्त होकर अपने लिए बचने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि करीब 11 महीने से जारी इस जंग में पुतिन की सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है।
नेटो देशों से मिले घातक हथियारों से यूक्रेन की सेना रूसी फौज को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। यूक्रेन का तो ये तक कहना है कि कई इलाकों से रूस को पीछे तक हटना पड़ा है। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के सीज फायर के ऐलान को एक बहाना बता दिया। उनका कहना है कि पुतिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार से त्रस्त हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने 36 घंटे के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी। बाइडेन का यह बयान तब आया जब पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए पहली बार युद्ध विराम का आदेश दे दिया, क्योंकि 7 दिसंबर को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस मनाएंगे और रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। और इसी वजह से पुतिन ने 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से लेकर 7 जनवरी रात 12 बजे तक यानी 36 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला अपने आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल के कहने पर लिया है, जो पुतिन के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस के सीज फायर के ऐलान को पाखंड बता दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतोलियाक ने यह दावा किया कि रूस जंग हारने के करीब पहुंच चुका है और इसीलिए पुतिन ने सोची समझी साजिश के तहत सीज फायर का ऐलान कर दिया, ताकि रूसी सेना को संभलने और पुतिन को अपनी ताकत जुटाने के लिए कुछ समय मिल जाए। क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार रूसी फौज पर जोरदार पलटवार कर रही है, यहां तक कि जेलेंस्की की फौज रूस के अंदर भी घुसकर पुतिन की सेना पर हमले कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना के प्रहार से पुतिन घबरा गए हैं। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतोलियाक ने ट्वीट कर रूस पर यह आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन की सेना ने सिर्फ रूसी सैनिकों को ढेर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सबसे पहले रूस को यूक्रेन की कब्जा की हुई जमीन छोड़नी चाहिए, उसके बाद ही उसे सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था। और यूक्रेन का यह भी आरोप है कि इससे पहले उसने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध रोकने की मांग की थी, लेकिन तब रूस ने उसकी मांग ठुकरा दी थी। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में लोगों को जंग लड़ने के लिए जबरन सेना में शामिल किया जा रहा है, जिससे वहां नाराजगी बढ़ती जा रही है। और माना जा रहा है कि सीज फायर से पुतिन देश और दुनिया में अपने विरोधियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि पुतिन के इशारे पर ही ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल ने युद्ध विराम की अपील की, ताकि पुतिन आगे ये साबित कर सकें कि उन्होंने जंग रोकने के लिए शांति की दिशा में कदम बढ़ाया था। इधर सीज फायर के दौरान युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का मुद्दा उठा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने यह सुझाव दिया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों देशों के बीच वार्ताकार की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि 2 दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के पाला बदलने का दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनी है तभी से इजरायल का रुख बदलने लगा है, क्योंकि इजरायल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं करने की बात कही थी, जिसे यूक्रेन के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतोलियाक ने दावा किया कि सीज फायर के दौरान जंग रोकने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वार्ताकार की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उन्होंने रूस पर यह आरोप भी लगाया कि पुतिन बातचीत की आड़ में यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं, क्योंकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन उनकी शर्त यह है कि बातचीत तभी होगी जब जेलेंस्की कब्जा किए गए इलाकों को रूस को देने के लिए तैयार। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के लिए उन्हें पुलिस कोर्ट लेकर जा रही है। जानकारी मिल पा रही है बेंगलुरु से उनकी गिरफ्तारी हुई, दिल्ली उन्हें लाया गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अब आरोपी इस पूरे मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु से सुबह ये गिरफ्तारी हुई, थोड़ी देर बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के बाद अब इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में आरोपी ने बदसलूकी की थी, अवमानना कहीं ना कहीं की थी रूल्स की, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है इसे तूल पकड़ा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी शंकर को गिरफ्तार किया गया है और थोड़ी देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेना की इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में भी हवाई हमला किया, जिसमें तहरीके तालिबान के 2 आत्मघाती हमलावरों के साथ 11 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।
और पाकिस्तान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई में टीटीपी का कमांडर हाफिजुल्लाह उर्फ तूर भी मारा गया। असल में कुछ रोज पहले पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू करने की मंजूरी दी थी। जब पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने ये धमकी भी दी थी कि अगर अफगानिस्तान के तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेगी, क्योंकि टीटीपी ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है बल्कि वो लगातार सेना के अधिकारियों को निशाना भी बना रहा है, जिससे पार पाने के लिए पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तान के सैनिक से तालिबान की बर्बरता का रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने शेयर किया। ये वीडियो कब का ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने तालिबान से नाराज चल रहे पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि विचलित कर देने वाले इस वीडियो में तालिबान का क्रूर चेहरा नजर आया। वीडियो शेयर करने वाले पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह ने दावा किया कि तालिबान लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी सैनिक को बेरहमी से मार डाला। रूह कपा देने वाले इस वीडियो में सूली से लटका शख्स पाकिस्तान का झंडा ओढ़े दिखा और एक तालिबानी लड़ाका उसके शव को हिलाता नजर आया। क्रूरता यही नहीं रुकी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद शव पर गोलियां चलाई गईं, जिनकी तड़तड़ाहट दूर तक सुनाई दी। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पाकिस्तानी सैनिक के शव पर ईंट फेंकी गई। ये वीडियो कितना पुराना है ये नहीं पता, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान का खून जरूर खौल उठेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाले तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरते थे और उन्होंने पाकिस्तान से वादा किया था कि अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये कलेजा कपा देने वाला वीडियो देखकर लगता है कि तालिबान अपने वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तालिबान के मुद्दे पर वैसे ही अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच ठनी हुई है। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में घुसकर उन्हें मारने की धमकी भी दे चुका है, और अब ये वीडियो जिसकी वजह से तनाव नए लेवल पर पहुंच सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिक को बेरहमी से मार दिया। पाकिस्तान पहले भी दावा कर चुका है कि बॉर्डर पर उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, जिनके पीछे टीटीपी के आतंकियों का हाथ है, जिन्हें अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है। और तालिबान सरकार उन्हें वहां से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि तालिबान पाकिस्तान के आरोपों को उकसाने वाली हरकत बता रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान के आरोप नहीं मान रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गुस्सा बढ़ रहा है और इस आग में इस तरह के वीडियो घी डालने का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान, सोच तो दोनों की एक जैसी है। दोनों ही शरिया कानून के नाम पर कत्लेआम करने से पीछे नहीं हटते। और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के खात्मे की जंग में अफगानिस्तान तालिबानी उसका साथ नहीं दे रहे। उल्टा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा करने की धमकी दे डाली, जिसने दो पुराने दोस्तों के बीच जंग जैसे हालात बना दिए। इस बीच एजियन सागर में तुर्की और ग्रीस आमने सामने आ गए। ग्रीस ने दावा किया कि तुर्की के कोस्ट गार्ड के जवान अपने जहाज लेकर उसकी सीमा में घुस गए, जिन पर पेट्रोलिंग पर निकले ग्रीस के कोस्ट गार्ड के जवानों की नजर पड़ गई और उन्होंने तुर्की के जवानों को खदेड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी आया, जिसमें किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रीस का जहाज तुर्की के जहाज का पीछा करता दिखा। ग्रीस के जवानों की तुर्की के जवानों पर हमला करने की आवाज भी आई। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जवान छोटे जहाजों पर सवार थे और समंदर में उन्हें देखकर लगा कि चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ग्रीस और तुर्की के बीच जमीनी नहीं बल्कि समुद्री इलाके में झगड़ा है, जो कई साल से सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि एजियन सागर में प्राकृतिक संसाधनों का खजाना छिपा है, जिस पर तुर्की और ग्रीस दोनों अपना कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल एजियन सागर के ज्यादातर बड़ी जानकारी, जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार। जोशीमठ में लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। कमिश्नर सुशील कुमार ने जानकारी दी है कि सैन्य इलाकों में आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों से संपर्क साधा गया है और सेना के अधिकारियों ने यह कहा है कि वो व्यवस्था को देख रहे हैं। तो गढ़वाल के कमिश्नर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, लेकिन अलग अलग एंगल से वो तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें जगह जगह दरारें, लोगों के घरों में, आसपास के इलाकों में, सड़कों में, सब जगह, यानी खतरे से खाली 1 इंच नहीं। कि हमले की जरूरत पड़े तो इजराइल को अकेले ही ईरान से भिड़ जाना चाहिए, यह बात नेतन्याहू के सलाहकार रहे मार्क रेगेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसका मतलब यह है कि इजराइल को जरूरत पड़ने पर अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क रेगेव के मुताबिक ईरान इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ऐसे में अगर उसके हाथ परमाणु बम लग गया तो वो जब चाहेगा इजराइल की गर्दन मरोड़ देगा। ईरान भी इन दिनों जैसे तेवर दिखा रहा है, इजराइल को खुद पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक
कई बार इशारों में ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को भी चेता चुके हैं कि ईरान उसके लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ईरान के खिलाफ हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां तक कि उसने ईरान की चेतावनी मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए। और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया, ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए। उधर गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले उसके कमांडर शेख सज्जाद गुल जुकी को आतंकी घोषित किया जा चुका है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को भी आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था और तब से यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारों पर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। उधर पुतिन के 36 घंटों के सीज फायर मिशन झारखंड पर गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड के चाईबासा में अमित शाह ने की बड़ी रैली। झारखंड की हेमंत सरकार पर अमित शाह का बड़ा हमला। पहाड़ों पर दरार संकट के बीच जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेलीकॉप्टर से किया हवाई सर्वे। प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का भी लिया जायजा। सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। मेयर चुनाव पर दिल्ली में सियासी घमासान। कल सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी का राजघाट पर धरना। आम आदमी पार्टी का एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। एयर इंडिया के विमान में बदसलूकी मामले में दिल्ली लाया गया आरोपी शंकर मिश्रा। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। एयर इंडिया ने भी शुरू की आंतरिक जांच। जांच पूरी होने तक कैबिन क्रू के 4 सदस्य और एक पायलट ड्यूटी से हटाए गए। बिहार में आज से शुरू हुई जातिगत जनगणना। पहले चरण में होगी मकानों की गिनती, दूसरे में लोगों की जाति और स्किल पूछे जाएंगे। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। बोलिए समाज को आपस में लड़ाने की स्ट्रैटेजी है। आपका मिशन नीयत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा। इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। कंझावला केस में चश्मदीद निधि को लेकर बड़ा पर्दाफाश। साल 2020 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी निधि। ट्रेन से गांजा ले जाने का लगा था आरोप। केस में फिलहाल जमानत पर है निधि। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है जहां लोग पर हिंदी न्यूज चैनल दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया। निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।
आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं रीमा आपके साथ। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।